जैंगी को जू जंग पर भरोसा नहीं था। अगर सही बोला जाए तो इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है। दुनिया के खत्म होने के बाद उसने इंसानियत का सबसे अंधेरा चेहरा देख लिया था। अब उसे सिर्फ अपने कुछ फैमिली मेंबर्स और शेल्टर में रहने वाले दोस्तों पर ही विश्वास है। ये समझना आसान था कि जू जंग, जो एक बड़े रीजन का सुप्रीम कमांडर था, कैसे उसके साथ एक ही सोच रख सकता है, और वो भी जैंगी जैसे एक आउटसाइडर के साथ जो उसके अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है। लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं था। दिल में तुम क्या सोचते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारे एक्शंस सही होने चाहिए। अगर जू जंग ने ऐसे कुछ किया जो जैंगी को पसंद नहीं आया तो वो बिल्कुल भी झिझक नहीं करेगा और रिवरसाउथ डोमेन से नया सुप्रीम कमांडर की डिमांड करेगा। जो मुझ पर हमला कर रहा था वो शंजिंग डिस्ट्रिक्ट का आदमी था, होतू गुआन लोंगयुए। जैंगी ने आंखों में आंखें डालकर हर एक शब्द अलग अलग बोलते हुए कहा, जू शुआई, तुम मेरे लिए न्याय कैसे दिलाओगे? जू जंग एक पल के लिए स्टन्ड हो गया। शंजिंग डिस्ट्रिक्ट? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उसके थॉट्स पूरी तरह उलझ गए। ये कैसे हो गया? उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? जैंगी ने उसे सोचने का चांस भी नहीं दिया और सीधा बोला, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने ही किया है। तो अब जू जंग, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम इस मामले में क्या करने वाले हो? मैं जैंगी, क्या यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही? जैंगी ने पलकें झपकाई। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। होतू का हेल ग्लूटोइन का टेक्निक कोई और इमिटेट ही नहीं कर सकता, जू जंग ने कहा। चलो ऐसा करते हैं, मैं अभी शंजिंग डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट करता हूं और उनको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भेजता हूं। मैं उनसे डिमांड करूंगा कि वो इस मैटर में एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे। जैंगी ने हल्की सी हंसी दी। उसकी वो हंसी सुनकर जू जंग का दिल गर्दन तक आ गया। मुझे बेकार के एक्सक्यूजेस नहीं सुनने। मैं अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम जैसे प्रोफेशनल्स के साथ डिबेट करके मुझे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा तुम मुझे कंफ्यूज कर दोगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक ज़रूरत ना हो मैं अपना मुंह ज़्यादा ना खोलूँ। उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया, फिर एक उंगली उठाकर जू जंग की तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ही किया है तो मतलब उन्होंने ही किया है। मुझे उनसे प्रूफ चाहिए ही नहीं, वो खुद मुझे साबित करेंगे। बस अब एक ही बात कहनी है, मेरे रूल्स ही रूल्स हैं। और जू शुआई, अगर तुम मेरे साइड में हो तो रिवरसाउथ डोमेन के सैटेलाइट कंट्रोल राइट्स मुझे हैंड ओवर कर दो। जैंगी ने अपना हाथ जू जंग की तरफ बढ़ाया। जू जंग की आंखें तंग हो गई। सैटेलाइट कंट्रोल एक जनरल टर्म था। सही कहा जाए तो अभी हर एक 6 रीजन के पास अपने अपने सैटेलाइट कंट्रोल राइट्स थे। सबसे क्रिटिकल पॉइंट था एक्सटर्नल सिग्नल का शील्डिंग। इस अथॉरिटी के साथ कोई भी बाहर की सर्विलेंस को ब्लॉक किया जा सकता था। और सबसे बड़ा पॉइंट, डेथ ऑफ लव लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट पोजीशनिंग मैंडेटरी थी। अगर जैंगी ने रिवरसाउथ डोमेन के सैटेलाइट्स पर कंट्रोल ले लिया तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करके लव डेथ अटैक लॉन्च नहीं कर पाएगा जब तक वो सैटेलाइट सिस्टम को तोड़ फोड़ करके क्रैक ना कर ले। जू जंग के दिल में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। डेथ ऑफ लव उसका ट्रम्प कार्ड था, लेकिन अगर सैटेलाइट का कंट्रोल जैंगी के हाथ चला गया तो उसकी खुद की अथॉरिटी खतरे में आ जाएगी। जैंगी मुस्कुराया और अपना हाथ दोबारा उसकी तरफ बढ़ाया। हाँ, उसके चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन जू जंग के लिए वो स्माइल एक ठंडी तीखी तलवार जैसी थी। ओह, तो ये बात है। अचानक जू जंग समझ गया। जैंगी उसे डिस्कशन नहीं कर रहा था, वो उसे ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर पूरा सपोर्ट दूंगा, जू जंग ने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ जवाब दिया। जू जंग के कोऑपरेशन को देखकर जैंगी ने एक नरम स्माइल दिखाई। वो आगे बढ़ा, उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, वो लोग मुझे नहीं समझते, लेकिन हम तो कई सालों से दोस्त हैं। तुम्हें पता होना चाहिए मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो मुसीबत खड़ी करे। मैं बस शांति से जीना चाहता हूं, अपनी हिफाजत करना चाहता हूं। मैं कभी किसी की पोजीशन को थ्रेट नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई मेरी जिंदगी बिगाड़ना चाहेगा तो मैं भी उसके लिए आसान नहीं बनूंगा। जू जंग ने थूक निगला और सर हिलाकर बोला, समझ गया, फिक्र मत करो जैंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में हूँ। जैंगी ने यांग शिंगशन, फ्लावर और लियांग यू को वहां छोड़ दिया। उन्हें डायरेक्ट कमांड दिया कि वो पूरे रिवरसाउथ डोमेन के सैटेलाइट सिस्टम को टेक ओवर करे।
और फिर बिना रुके वो सीधा नॉर्थ की तरफ शंजिंग डिस्ट्रिक्ट की ओर निकल पड़ा। जैंगी के जाने के कुछ देर बाद ही जूजंग का कम्युनिकेटर बीप किया। उसने नीचे देखा, ये एक कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट थी किन किगॉन की। ऑफिस में यांग शिनशिन और लियांग यू दोनों मौजूद थे। वो चुप रहे। मजबूरन जूजंग ने कॉल रिसीव किया। ओल्ड जू, तुम्हारे रीजन में केओस ने कोई अनयूजुअल हरकत की। किंग किगान का हाफ बॉडी इमेज जैसे ही स्क्रीन पर आया, उसने इम्पेशेंट टोन में पूछा। जूजंग ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, किन किगॉन, तुमने शंजिंग डिस्ट्रिक्ट में क्या किया? किन किगान एक पल के लिए स्टंड रह गया। जूजंग के एक्सप्रेशन ने ही सब कुछ बता दिया था। वो तुमसे मिलने आया था? जूजंग ने गहरी सांस ली। इस बार तुमने मामला बिगाड़ दिया। केओस का गुस्सा इतनी आसानी से शांत नहीं होता। किंग किगॉन कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, उससे कहना कि शंजिंग डिस्ट्रिक्ट इस मामले में उसको कंपनसेशन देगा। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हम उसे टारगेट नहीं करना चाहते थे। जूजंग ने मन ही मन सोचा, तुम्हें खुद जाकर बात करनी होगी, वरना बात नहीं बनेगी। ऑफिस में यांग शिनशिन, लियांग यू और फ्लावर तीनों उसे देख रहे थे। मजबूरन जूजंग ने कहा, ठीक है, मैं ये मैसेज उस तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हारी माफी का एटीट्यूड बहुत सिंसियर होना चाहिए। कोशिश करो उसे शांत करने की। क्विन किगान ने हाँ में सर हिला दिया। जूजंग अचानक बोला, ओल्ड क्विन, एक सवाल पूछूं, तुमने ऐसा किया ही क्यों? अब यांग शिनशिन और बाकी लोगों के सामने उसे अपना रिलेशन क्लियर करना जरूरी था। किन किगान कुछ लंबे वक्त तक चुप रहा। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी थी, क्लियरली रिग्रेट कर रहा था। आखिर में उसने अपने सूखे होठ हिलाकर धीरे से कहा, मैंने उसकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया। यही सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन था। क्या जैंगी पर हमला करने का रीजन मैटर करता था? अगर जैंगी की स्ट्रेंथ कम होती तो उसे चुपचाप पीटना पड़ता और दोबारा सर उठाकर बात नहीं कर पाता, लेकिन जैंगी की स्ट्रेंथ इतनी हाई थी कि खुद किन किगान को डर महसूस हो रहा था। तो चाहे रीजन कुछ भी हो, गलत किन किगान ही था। आज की दुनिया में एक ही सच बचा था, फिस्ट ही असली सच है। कॉल खत्म होने के बाद यांग शिनशिन ने उठकर जूजंग को रिस्पेक्टफुली कहा, जूशुआई, हमें ले चलिए ताकि हम सैटेलाइट अथॉरिटी ले सकें। उस वक्त तेज आंधी और बर्फीली रात के आसमान के नीचे जैंगी एक अनइमेजिनेबल स्पीड से स्पेस को क्रॉस कर रहा था, सीधा नॉर्थ की तरफ। लेकिन उसका टारगेट शंजिंग नहीं था, बल्कि क्विनलिंग माउंटेन्स और उनके गहरे घाट थे। क्विन किगान और होतू से हिसाब बराबर करने जाना मजाक है क्या? किसी और के टेरिटरी में घुसकर खुद की मौत बुलाना। इससे बेहतर था कि इस मौके का फायदा उठाकर खुल्लम खुल्ला उनके रिसोर्सेस लूट लिए जाए। क्विनलिंग माउंटेन्स में एक्चुअली कोई गहरी घाटियां नहीं है, लेकिन पिछली लड़ाई के बाद जब सेंटीपीड को खत्म करने के लिए जंग हुई थी, वैली एबिस दोबारा खोल दिया गया। उस लड़ाई में सेंटीपीड ट्राइब पूरी तरह तबाह हो गई थी। अगर कुछ थोड़े बहुत सेंटीपीड अब भी जमीन के अंदर बचे हैं, तो भी उनसे ऊपर रहने वाले इंसानों को कोई खास खतरा नहीं है। बस एक प्रॉब्लम अभी भी बची थी। जो माइनर्स गहरे माइन के अंदर काम करते थे, वो अक्सर सेंटीपीड्स के शिकार बन जाते। माइन के पास एक छोटा सा अलग घर बना हुआ था। वहीं पे गाओ तियानवू और उसके भाई और कुछ लोग रहते थे, जिन्हें जैंगी ने यहाँ ऑपरेशंस मॉनिटर करने के लिए भेजा था। उन्हें यहाँ आते हुए आधा साल से ज्यादा हो गया था। ये काम एकदम क्लियर था, बड़ा और प्रॉफिटेबल। जैंगी ने उन्हें सिग्नल भी दिया था कि वो चाहे तो युआनशी और वेन्स का थोड़ा हिस्सा निकालकर अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन गाओ तियानवू और उसके भाइयों ने कभी भी इस ल्यूक्रेटिव काम में खुद को बिगाड़ने नहीं दिया। उन्हें पता था, अगर वो सिर्फ प्लेजर्स में डूब गए, मोमेंटरी हैप्पीनेस में खो गए, तो एक दिन वो हमेशा के लिए हेवनली सी सिटी से दूर हो जाएंगे। और जो लोग केपेबल नहीं होते, उन्हें जैंगी कभी दोबारा यूज नहीं करता। इसीलिए चाहे जैंगी ने कभी डायरेक्टली उनकी वर्क सिचुएशन पूछी भी नहीं, उन्होंने कभी अपना काम निगलेक्ट नहीं किया। माइनिंग डेटा को केयरफुली मॉनिटर करके वो रेगुलरली रिपोर्ट्स भेजते थे और साथ ही अपनी खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मेहनत भी करते थे। वोयू वैली के आसपास पावरफुल स्ट्रेंजर्स की कमी नहीं थी। यहाँ तक कि ड्रैगन मिंग गार्ड का स्ट्रेंथ लेवल इतना हाई था कि उनमें से कोई भी इंसान इजीली 3 बड़े बेसेस के लीडर से ज्यादा पावरफुल होता। जैंगी के भेजे गए सुपरवाइजर्स का टैग उनके पास था और इस वजह से माइन के आसपास के लोग उनके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करते थे। और गाओ तियानवू इंसानों से डील करने और काम करवाने में बहुत स्मार्ट था। वो जल्द ही लोकल लोगों के साथ एकदम घुल मिल गया।
लॉन्ग मिंग वे के गाइडेंस में गाओ और उसके भाइयों की फाइटिंग पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही थी। उन्होंने जैंगी की उम्मीद पर पानी नहीं फेरने दिया। वो सिर्फ सरफेस से मॉनिटर नहीं करते थे, बल्कि खुद वॉलंटरली रिक्वेस्ट करते थे कि उन्हें भी माइनर्स की तरह अंडरग्राउंड भेजा जाए ताकि वो खुद फर्स्ट हैंड सिचुएशन समझ सके। शुरू में शेंजिंग के मैनेजर्स स्ट्रांगली अपोज करते थे। उनका कहना था अगर इनके साथ अंडरग्राउंड कुछ हो गया तो जैंगी को क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। लेकिन गाओ तियानवू के बार बार इंसिस्ट करने पर और ये कहने पर कि वो पर्सनली जैंगी को रिपोर्ट करेंगे, शेंजिंग मैनेजमेंट ने फाइनली अलाउ कर दिया। इस बार वो लोग हजारों मीटर जमीन के नीचे उतर गए और तब उन्होंने पहली बार महसूस किया कि एक इंसान कैसा हेल्पलेस और आइसोलेटेड फील करता है। अंधेरा इतना गहरा था कि माइनिंग लैम्प की रोशनी भी एकदम बेकार लगती थी, बस एक छोटी सी लाल झलक। ऑक्सीजन भी बहुत कम थी और ऊपर से रॉक वॉल्स के अंदर से जब कोई जायंट सेंटीपीड निकल आता और किसी अनलकी आदमी को खा जाता। जब पहली बार वो नीचे गए तो उनके हाथ पैर कांपने लगे, सांस लेना मुश्किल हो गया। उन्होंने तुरंत अलार्म बजाया और ऊपर वाले ने जल्दी से उन्हें खींचकर वापस ऊपर निकाला। लेकिन धीरे धीरे गाओ तियानवू को समझ आया कि ये जगह एक्चुअली एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहाँ इंसान अपनी विल पावर और माइंड को टेम्पर कर सकता है और सेंटीपीड्स के साथ लड़कर अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। ये तो एक असली बैटल फील्ड है, गाओ तियानवू सोचता था। लगभग 1 साल के अंदर गाओ और उसके भाइयों ने अपना ग्रोथ लेवल अनइमेजिनेबल स्पीड से बढ़ा लिया और खुद गाओ तियानवू वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका था जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 6000 पॉइंट्स तक पहुंच गया। अगर स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड से कंपेयर करे तो वो अब इन्वेस्टिगेशन टीम के एक ऑर्डिनरी मेंबर के बराबर हो गया था। गाओ तियानवू अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। जितना वो स्ट्रांग होता जा रहा था उतना ही उसे जैंगी और ज़्यादा टेरिफाइंग लगता था। उसके दिल में एक ही बात थी और वो और स्ट्रांग बनना चाहता था। और जब एक दिन वो हेवनली सी सिटी वापस जाएगा तो अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करके अपना नया वर्ल्ड क्रिएट करेगा। उस दिन गाओ तियानवू कुछ भाइयों के साथ माइन से बाहर निकला। उसके कंधे पर एक खून से भरा सेंटीपीड का सर लटक रहा था और उसकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पूरी तरह ब्लड में डूबी हुई थी। पीछे कुछ माइनर्स चल रहे थे जो उससे फ्लैटर कर रहे थे। जियाओ वू, इस बार तो तुम्हारी वजह से बचे हम, वरना इस मॉन्स्टर को हम कभी नहीं मार पाते। हाँ, जब से तुम आए हो हमारी कितनी जानें बच गई हैं। वो सब गाओ तियानवू की तारीफ बहुत ही सिंसियर एक्सप्रेशन के साथ कर रहे थे। पहले माइनिंग एक ऑर्डिनरी लोगों का काम होता था और जब डेंजर आता था उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, मरने का वेट करना। ड्रैगन मिंग गार्ड्स ऊपर से कभी भी नीचे नहीं आते थे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने, क्योंकि सेंटीपीड्स की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत टेरिफाइंग थी। पिछली बार जब सब बड़े रीजन्स के टॉप एलियंस के साथ आए थे तब भी वो उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। ड्रैगन गार्ड्स को बचे खुचे लो लेवल सेंटीपीड्स की परवाह ही नहीं थी। उनके लिए कुछ माइनर्स मर गए तो क्या फर्क पड़ता है जब तक बड़ा ट्रबल नहीं क्रिएट होता। लेकिन गाओ तियानवू सबके साथ फ्रेंडली रहता था, कभी एरोगेंस नहीं दिखाता। अच्छा, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा था। बीच में एक यंग लड़का मेसी बालों के साथ, उसका नाम था तियान चेंग। वो गाओ तियानवू के करीब आया। उसकी आंखों में एडमिरेशन थी। ब्रदर जियावू, तुम बहुत ज्यादा औसम हो, क्यों ना हमें भी कुछ मूव्स सिखा दो। गाओ तियानवू मुस्कुराकर बोला, ये चीज सिखाई नहीं जाती, थोड़ा टैलेंट होना जरूरी है। तियान चेंग ने आसपास देखा, फिर अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और सीक्रेट तरीके से गाओ तियानवू के हाथ में थमा दी। तो फिर हमें अपनी कहानियां सुनाओ, खासकर कियोस की, सुनने में मजा आता है, मुझे बहुत पसंद है। गाओ तियानवू ने सिगरेट देखी और हंसकर बोला, ओह फिर से, कहाँ से लाते हो तुम ऐसी अच्छी सिगरेट। तियान चेंग ने नॉस्टैल्जिया भरी स्माइल के साथ जवाब दिया, दुनिया खत्म होने से पहले मेरी फैमिली भी रिच थी। गाओ तियानवू ने अपना लाइटर निकाला और सिगरेट जला दी। वो खुद को बहुत खुश महसूस कर रहा था क्योंकि आज उसने एक बड़ी जीत हासिल की थी। अरे अगर मेरे बड़े भाई कियोस हेवनली सी सिटी के किंग के बारे में कहानी शुरू करूं तो 3 दिन और 3 रात सुनाता रहूंगा। जब जैंगी का जिक्र हुआ, तियान चेंग ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक मीनिंगफुल स्माइल थी। लेकिन इस बार गाओ तियानवू अभी बोलना शुरू ही हुआ था कि उसके कान में एक फेमिलियर आवाज गूंज आई, जियावू, बहुत दिनों बाद मिले। गाओ तियानवू तुरंत मुड़ गया और जैसे ही उसने देखा उसने सरप्राइज में कहा, मिस्टर जैंग। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैंगी यहाँ आएगा। जो माइनर्स पास खड़े थे उन्होंने गाओ तियानवू से जैंगी के बारे में पहले ही बहुत कुछ सुना हुआ था और जब उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा तो सब उसे एक देवता की तरह देखने लगे।
कुछ लोग तो अंदर ही अंदर सोचने लगे, अगर गाओ तियानवू जैसे एक छोटे से गांव का लड़का सिर्फ जैंगी के साथ मिलकर इतना पावरफुल बन सकता है तो शायद वो भी अपनी किस्मत बदल सके। अगर जैंगी उन्हें एक शब्द बोल दे तो उनकी जिंदगी पलट जाएगी। तियानचंग की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी जब उसने जैंगी को देखा, लेकिन वो तुरंत अपना सर झुकाकर उस जज्बात को छुपा गया। जैंगी ने गाओ तियानवू की तरफ देखा और मुस्कान के साथ पूछा, तुम यहाँ लगभग 1 साल से हो, क्या तुम इस जगह को अच्छी तरह से जानते हो? गाओ तियानवू ने सर हिलाया, मैं यहाँ बहुत फेमिलियर हूँ। जैंगी के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेटा और स्टोर होता है। वैसे यहाँ उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है क्या? जैंगी ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। गाओ तियानवू को नहीं पता था कि जैंगी क्या कहना चाहता था, लेकिन बिना हिचकिचाए बोला, पहले वो लोग महीने में 1 बार ट्रांसपोर्ट करते थे, लेकिन अब माइनिंग वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है और शेंजिंग को फिलहाल उसकी जल्दी नहीं है। ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए अब यूजुअली 3 महीने में 1 बार ले जाते हैं। जैंगी ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखा और सोचने लगा, मतलब स्नो ड्रैगन सिटी के पास काफ़ी रिजर्व्स हैं, है ना? लेकिन अभी भी काफ़ी नहीं। शेंजिंग को दर्द महसूस कराने के लिए और चाहिए। फिर जैंगी ने गाओ तियानवू की तरफ घूर के पूछा, और के नीचे के एग्जैक्ट लोकेशंस जानते हो? ये सुनकर गाओ तियानवू काफ़ी एक्साइटेड हो गया। बिल्कुल मिस्टर जैंग, आपने ही तो मुझे यहाँ काम पर भेजा था। मैं हर जगह जा चुका हूँ जहाँ मुझे जाने की इजाज़त थी। मैं अक्सर माइंस के अंदर भी जाता हूँ और मुझे वहाँ भी पूरी जानकारी है। जैंगी ने सर हिलाया। ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली, चलो चलते हैं। गाओ तियानवू ने आंखें झपकाई। कहाँ? नीचे। जैंगी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ मू युआन से कहा कि वो शैडो स्पेस खोले और गाओ तियानवू के आसपास के भाइयों को उसमें भेज दे। गाओ तियानवू थोड़ा कंफ्यूज था, क्या जैंगी उन्हें ले जाने वाले थे? तभी पीछे से माइनर्स जल्दी जल्दी भागते हुए आए। मिस्टर जैंग, क्या आप हमें भी ले जा सकते हो? हम गाओ तियानवू से काफी करीब हैं, हमने उन्हें डिनर पे भी बुलाया था। जैंगी ने उनकी तरफ शांत नजर से देखा और कामली पूछा, ये क्या कर सकते हैं? गाओ तियानवू ने सर स्क्रैच किया, उन पहचानी चेहरों की तरफ देखा और ईमानदारी से बोला, ये सब स्किल्ड माइनर्स हैं। जैंगी ने मुस्कान के साथ माइनर से कहा, अपनी टैलेंट को बर्बाद मत करो, सिर्फ यहीं तुम अपनी असली वैल्यू दिखा सकते हो। ये कहकर उन्होंने और कुछ सुने बिना गाओ तियानवू के हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ खींच लिया और सीधा माइन की तरफ चल दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो सिर्फ कुछ माइनर्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम है। जैंगी उन्हें क्यों ले जाएगा? इस दुनिया में जीना सिर्फ दूसरों की दया पर डिपेंडेंट रहना हवा में महल बनाने जैसा है। अगर तुम खुद की वैल्यू प्रूव नहीं करते तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जैंगी ने गाओ तियानवू को माइन में ले जाकर कहा, जो जगह तुम्हें पता है जहां सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, मुझे सब बताओ। आज हम ये जगह पूरी तरह साफ कर देंगे। गाओ तियानवू की आंखें फट गई। मिस्टर जैंग, क्या आप शेंजिंग से झगड़ा कर रहे हैं? जैंगी ने सर हिलाया। लगभग वैसा ही है। तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये काम खत्म कर दूंगा तो तुम्हें हेवनली सीसिटी वापस ले जाऊंगा। गाओ तियानवू ने सर हिला दिया। उसे मालूम था कि जैंगी और शेंजिंग के मामले में वो अभी कुछ नहीं कर सकता, बस उसकी बात मानी थी। अब जैंगी का एलियन स्पेस अपग्रेड हो चुका था और अब वो एक्टिवली बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकता था। गाओ तियानवू काफ़ी टाइम से माइन में था और उसे अच्छे से पता था कि कौन से एरियाज में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस भरे हुए हैं। उसने एक जगह की तरफ इशारा किया और जैंगी ने सीधा डायमेंशनल डोर खोला और लूटना शुरू कर दिया। एक भयानक धमाका अंडरग्राउंड में गूंज उठा। अंधेरों में बड़ी बड़ी ओर्स की पहाड़ियां सीधे रॉक वॉल से निकलकर शून्यता में निगल ली गई। इतनी जोर से आवाज़ हुई कि तुरंत ही ऊपर के लोगों का ध्यान इस तरफ चला गया। एक ग्रुप लॉन्ग मिंग गार्ड्स का काफ़ी तेज़ी से निकलकर माइन के एंट्रेंस पर जमा हो गया। क्या हो रहा है नीचे? ये धमाका कैसा था? क्या फिर से एक बड़ा सेंटीपीड निकल आया है? एक लॉन्ग मिंग गार्ड ने घबरा कर कहा, नहीं, लगता है ये सेंटीपीड रायट है, शायद कोई इंसान है। कुछ ड्रैगन गार्ड सामने आए। उनके पीछे कुछ गंदे कपड़ों में माइनर्स भी थे। किसी ने देखा एक अजीब आदमी माइन में घुसा और युआनशी ओर्स काफ़ी बड़ी मात्रा में निकाल रहा है। बाकी के लॉन्गमिंग गार्ड्स हैरान रह गए। एक एलियन इतनी बड़ी मात्रा में युआनशी ओर वेन्स को निकाल रहा है। ये वर्ड्स अलग अलग सुनने में समझ आते हैं, लेकिन साथ में एकदम अजीब लग रहे थे। नीचे का मिनरल वेन इतना बड़ा था कि शेंजिंग 2 साल से माइनिंग कर रहा है, पर अब तक एक 10वां हिस्सा भी खत्म नहीं हुआ। एक आदमी कितना निकाल सकता है? पर वो आदमी
वो तो रिवरसाउथ डोमेन का केओस है, एक एलियन ने दर्द भरे चेहरे के साथ कहा। क्या केओस? ये नाम सुनकर सारे लॉन्गमिंग गार्ड्स शॉक हो गए। उस जगह में उनमें से बहुत से उस शक्तिशाली फिगर को खुद देखा था। उनके नजरिए में एपिसलोन लेवल इनह्यूमंस देवताओं जैसे होते हैं, लेकिन केओस ये सब क्यों कर रहा था? सबसे पहले एक सोल्जर कमांडर ने रिएक्ट किया, ये मामला हमारे कंट्रोल से बाहर है, जल्दी से ये रिपोर्ट गैरिसन कमांडर और शेंजिंग को भेजो। लॉन्गमिंग गार्ड्स ने तेजी दिखाई और खबर दोनों जगह पहुंचा दी। शेंजिंग सिटी। किन किगॉन, जो अभी तक इस बात को लेकर परेशान था, न्यूज मिलते ही बिल्कुल स्टन हो गया। क्या वो सच में क्विनलिंग माउंटेन्स चला गया? किन किगान को लगा जैसे उसका दिमाग फटने वाला हो। उसने सोचा था कि अगर जैंगी गुस्से में उनसे हिसाब बराबर करने भी आएगा तो सीधा शेंजिंग ही आएगा। अगर ऐसा होता है तो उसे इतना डर नहीं लग रहा था। आखिर शेंजिंग सिटी में क्षितिगर्भा बोधिसत्व और होतू दोनों ही हैं और उनके पास सबसे पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस भी मौजूद हैं। सिर्फ एक जैंगी नहीं, 6-5 जैंगी भी आ जाए, उनके पास उन्हें रोकने का तरीका होता। लेकिन ये बंदा तो शेंजिंग में मुसीबत खड़ी करने के बजाय क्विनलिंग माउंटेन्स पहुंच गया और इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था, वो युआनशी माइंस के रिसोर्सेस के पीछे गया है। वो रिसोर्सेस इस वक्त शेंजिंग रीजन का मेन एनर्जी सोर्स है। अगर जैंगी ने उन्हें लूट लिया तो पूरा शेंजिंग रीजन भारी नुकसान उठाएगा। उसके इस रवैये को तुरंत रोका जाना चाहिए। शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट ऐसे नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता। किन किगान बिल्कुल तड़प रहा था जैसे गर्म तवे पर चींटी, लेकिन इस दफा पहली इनिशिएटिव उसने लिया था, इसीलिए वो खुद को जस्टिस के नाम पर जैंगी को ब्लेम करने की पोजीशन में नहीं था। क्षितिगर्भा और होतू शेंजिंग को आसानी से छोड़ नहीं सकते थे। फिर कौन बचा जो जैंगी का सामना कर सके? क्या जेन युआनजी पर भरोसा करें? अगर पुराने दिनों की बात होती तो शायद जेन युआनजी अभी जैंगी को रोक सकता था, लेकिन अब जैंगी बिल्कुल बड़ा बदल चुका है। जेन युआनजी के सुपरनैचुरल एट्रीब्यूट्स भी अब उनके सामने बेकार लग रहे थे। क्विन किगान टेंशन में आ गया और तुरंत जैंगी से संपर्क करके उसे शांत करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने कम्युनिकेशन इनिशिएट किया, उसने देखा कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जैंगी लूट मार में मजे ले रहा है, उसे तुम्हारी बातों की परवाह नहीं थी? अगर बात करनी भी होती तो तब करता जब उसने अपने फायदा पूरा उठा लिया होता। क्विन किगॉन गुस्से और बेचैनी से भड़क उठा। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन इस वक्त उसके पास जैंगी से निपटने का कोई तरीका नहीं था सिवाय एक ऑप्शन के, डेथ ऑफ लव। लेकिन ये मेथड ज्यादातर धमकी के लिए होता है, असली यूज में ये कितना इफेक्टिव होगा ये कहना मुश्किल था, और अगर यूज कर लिया तो पूरा मामला इरिवर्सिबल पॉइंट तक पहुंच जाता। क्विन किगान ने काफी देर सोचा, फिर अपना सर हिला दिया। वो उस हद तक नहीं जाना चाहता था और ना ही अपने देश के सबसे बड़े एलियन पर हाथ उठाने के खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस झेलने की हिम्मत रखता था। जैंगी बिना किसी डर के वोयू वैली में युआनशी और कलेक्ट कर रहा था। इस बार उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी और हिम्मत थी कि उसने जरा भी रिस्ट्रेंट नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी तुरंत पूरी युआनशी वेन को खत्म कर देना चाहता हो। ऑफ कोर्स पूरा वेन बहुत बड़ा था और जमीन के अंदर गहराई तक फैला हुआ था, इसीलिए थोड़े टाइम में पूरा क्लियर करना इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी जो अमाउंट जैंगी ने एक्सट्रैक्ट किया था वो पूरे इंजीनियरिंग टीम के 10 साल के माइनिंग आउटपुट के बराबर था। ये कैलकुलेट करना मुश्किल था कि शेंजिंग को कितना नुकसान होगा, लेकिन एक बात क्लियर था कि ये एक डरावना एस्ट्रोनॉमिकल फिगर था। क्विन किगान बिल्कुल एक गर्म तवे पे बैठे चींटी की तरह परेशान था। उसने रात भर लगातार कॉल्स करके हेल्प मांगने की कोशिश की। जल्द ही जब जैंगी युआनशी वेन्स कलेक्ट कर रहा था, उसके पास कई एक्वेटेंसेस के कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट आने लगे। ईस्ट चाइना सी रीजन, रिवर साउथ डोमेन, साउथ वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन। पूरे हाक्शाओ किंगडम में जिनके भी जैंगी से रिलेशन थे और जो कुछ बोलने की अथॉरिटी रखते थे, उन सबको क्विन किगान ने बुला लिया था। लेकिन इन सभी लोगों के कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट पर जैंगी का सिर्फ एक जवाब था, रिजेक्ट। अगर वो बात करेगा तो शायद सिचुएशन चेंज हो जाए, लेकिन अभी जैंगी को किसी चेंज की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा युआनशी वेन्स लूटना और शेंजिंग के लोगों को दर्द महसूस कराना। वोयू वैली के अंदर से ऐसी गड़गड़ाहट आई जैसे कोई बिजली चमकी हो। उस रात पूरे वायु वैली का कोई भी इंसान नींद से नहीं सो पाया। वो शोर इतना बड़ा था जैसे अर्थक्वेक हो रहा हो और लोगों को डर लगने लगा कि कहीं एबिस कोलैप्स न कर जाए।
लॉन्गमिंग गार्ड ने पूरे एरिया को टाइट सराउंड कर रखा था, लेकिन उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही इमोशन था, परमिशन और डिस्पेयर, दुख और डर। उन्हें पता था कि वो चाहे कितने भी हो जाएं, जैंगी जैसे एग्जिस्टेंस के सामने सब एक पल में मर जाएंगे। इस तरह चलता रहा तो मुझे लगता है जैंगी पूरा वायु वैली खाली कर देगा। क्या ये वही एपिसलोन लेवल का स्पेशल एबिलिटी यूजर है? जब सब लोग लगभग होपलेस हो गए थे, तभी ऊपर आसमान से एक इंजन की आवाज सुनाई दी। एक बड़ा आर्म्ड हेलीकॉप्टर आसमान में आया। उसके ह्यूज सर्च लाइट ने रात को चीर कर रोशनी फैला दी। इतनी बड़ी कमोशन हुई कि वायु वैली के गवर्नर जैंग युआनजी जोंग युए खुद भी चुप नहीं रह पाए। ये तो गैरिसन कमांडर आ गया। लॉन्गमिंग गार्ड्स ने तुरंत पहचान लिया कि जोंग युए का व्हीकल है। उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट आ गया, जैसे उन्होंने अपना सेवियर देख लिया हो। उन्हें जैंगी की असली स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं था। उनके लिए एपिसलोन सिर्फ एक बड़ा टाइटल था। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि जोंग युए भी एपिसलोन लेवल डोमेन का इंसान है, तो उन्हें लगा कि वो डेफिनेट जैंगी को रोक लेगा। लॉर्ड जोंग युए खुद एक्शन लेंगे और हम इलाइट लॉन्गमिंग गार्ड्स का सपोर्ट भी रहेगा। केओस फ्रॉम रिवरसाउथ डोमेन अपनी इस रेकलेस हरकत का भारी नुकसान भरेगा। कुछ यंग लॉन्गमिंग गार्ड्स ने अपने फिस्ट टाइट करके आंखों में फियरनेसनेस भर के कहा। हेलीकॉप्टर के स्काई डोर एक बड़े हाथ ने खोला। जोंग युए ने अपना सर बाहर निकाला और नीचे एबिस की तरफ गुस्से भरी नजर से देखा, लेकिन इन आधे लॉन्गमिंग गार्ड्स के उल्टा जोंग युए ने अपनी आंखों से जैंगी की असली शक्ति देख रखी थी। उसके लिए भी जैंगी का सीधा सामना करके हराना मुश्किल था। टाइम और स्पेस का डुअल एट्रीब्यूट सुपरनैचुरल पावर्स बहुत ही एबनॉर्मल था। चाहे वो हारा भी ना हो, जैंगी के डिफेंस तोड़ना मुश्किल था। मतलब अगर आज लड़ाई होती तो बेस्ट रिजल्ट सिर्फ एक ड्रॉ होता। केओस, तुझे इतना बड़ा हंगामा नहीं करना चाहिए था। जोंग युए ने गहरी सांस ली और कहा, ये मेरा टेरिटरी है। अगर तू गुस्सा है तो क्वीन शुआई के पास जा। तू कह रहा है कि सब लोग यहाँ हैं। अगर मैं एक्शन ना लूं तो क्या ये मेरी ड्यूटी का उल्लंघन नहीं होगा? ये सोचकर जोंग युए वोशु के हैच से कूद गया और सीधा बॉटमलेस एबिस में गिरता चला गया। उधर जैंगी युआनशी और वेन्स कलेक्ट कर रहा था। रॉक वॉल को पहले उसने स्पेस फोर्स से कट किया और बड़े बड़े ओर के टुकड़े उसके डायमेंशनल गेट की तरफ उड़ने लगे। हर एक पीस का वॉल्यूम कम से कम मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स था। इसी वक्त जैंगी के ब्रोज हिल गए। उसकी शार्प स्पेस सेंस ने बता दिया कि कोई आ रहा है। शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट के लोग आ गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जोंग युए ही होगा। जैंगी ने सर उठाकर ऊपर देखा और सच में एक जायंट जो सुपरनैचुरल पावर से घिरा हुआ था आसमान से नीचे उतर रहा था। ह्यूज रॉक वॉल से निकलकर उसके लिए फुट होल्ड बन गए। रूल्स के हिसाब से होतू शेंजिंग छोड़ नहीं सकती और क्षितिगर्भा को होतू और शेंजिंग की सेफ्टी प्रोटेक्ट करनी होती है। इसीलिए सिर्फ जोंग युए आ सकता था परसुएट करने के लिए कि जैंगी पीछे हट जाए। जैंगी ने अपना काम रोका, जोंग युए को देखा और सीधा बोला, फाइट करनी है? जोंग युए हवा में एक स्टोन पर रुक गया। हिट शब्द सुनकर उसके ब्रोस कस गए। सीधा और सिंपल और कोई बकवास सुनना ही नहीं था उसे। जोंग युए ने गहरी सांस में कहा, केओस, इस बात पर हम बात कर सकते हैं। हम दोनों हाक्शाउ स्टेट के पिलर्स हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। जैंगी के होठों पर हल्का सा स्माइल आ गया। तुम शेंजिंग रीजन को रिप्रेजेंट करते हो। जोंग युए चुप हो गया। ऑफ कोर्स उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं थी। जैंगी मुस्कुराया, तो फिर या तो लड़ो या छोड़ कर जाओ। उसने अपने फिस्ट कस लिए क्रंचिंग की आवाज के साथ। लेकिन आमतौर पर वो फिस्ट यूज नहीं करता था बैटल में। लेकिन नो रेवोल्यूशन वैली के गार्डियन होने के नाते तुम्हें ये लड़ाई लड़नी ही होगी, सही है ना? जोंग युए ने लंबी सांस छोड़ी। क्या ये जरूरी है? उसने अपने बड़े हाथ फैला दिए। केओस, मुझे पता है तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि हमारी लड़ाई में खून की नदियां बह जाए। जैंगी ने ठंडी नजर से जोंग युए को देखा। जोंग युए, कितना टाइम हो गया है हमारी लास्ट मुलाकात को? जोंग युए ने भवे सिकोड़ी। आधे साल गुजर चुके हैं। फिर तुम्हें लगता है कि आधे साल पहले हम दोनों की ताकत बराबर थी? क्या आज भी वही होगा? जोंग युए की फ्रॉन और गहरी हो गई। मैंने सुना है तुम वेस्ट में एक्सप्लोर कर रहे थे और लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी इंप्रूव हुई है। लेकिन एक बात मत भूलो। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया और सुपरनैचुरल पावर से बने उसके बड़े पाम में एक ह्यूज एनर्जी स्पेयर कंडेंस होने लगा।
स्पेयर में छिपी टेरिफाइंग एनर्जी से जोंग यूए को प्राउड फील करवाया जब उसने जैंगी की तरफ देखा। मैं शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशन में से एक हूँ। मेरे पीछे पूरे शेंजिंग के रिसोर्सेस हैं जो मेरी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और तुम एक अकेला भेड़िया। जैंगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आधा साल बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी इम्प्रूव हुई है। शायद तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ लगभग 17,000 पॉइंट्स होगी, है ना? जोंग यूए ने फेंट स्माइल के साथ कहा, माफ़ करना, 17,500 पॉइंट्स। तुम्हारी गेस से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन बस थोड़ा सा। जैंगी ने सर हिलाया, बस थोड़ा सा ही तो है, मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपना सर उठाया, अपने सामने खड़े इस जाइंट पर नज़र डाली जो सुपरनैचुरल पावर में लपेटा हुआ था, और धीरे से अपने दाहिने हाथ के 2 उंगलियां ऊपर उठाई। मुझे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले ही पल जोंग यूए का चेहरा अचानक बदल गया। जोंग यूए जो पहले उसे रोकने आया था, उसके सामने जैंगी ने भी एक लफ्ज़ वेस्ट नहीं किया। आज के ज़माने में जिसका मुक्का बड़ा उसकी बात ही सच होती है, इसीलिए पहला अटैक उसने ही किया। उसने वॉइड की पावर को कंडेंस करके अपनी 2 उंगलियों के बीच गैदर किया, और फिर सबसे सिंपल, सबसे प्योर और सबसे वायलेंट अटैक, स्टार कैनन। नाम तो कैनन है, लेकिन जब वो उंगलियों से निकला तो बस एक बहुत पतली सी लाइन थी। सिर्फ एक पल में उस पतली सी लाइन ने जेन युआनजी के प्राउड डिफेंस गार्डिंग दी 8 डायरेक्शंस को चीरते हुए अंदर तक घुस गया। जेंग युआनजी ने हैरानी से अपने नीचे झुककर देखा। उसका बड़ा सुपरनैचुरल शरीर उसके सीने के साथ पूरा का पूरा जैंगी के अटैक से फ्रंट से बैक तक चीर दिया गया था। उसने सोचा था कि चाहे वो जैंगी का मुकाबला ना कर पाए, लेकिन कम से कम उसे काफ़ी मुश्किल में डाल देगा, और अपनी डिफेंस एट्रीब्यूट के भरोसे उसने सोचा था कि उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैंगी के सिर्फ एक मूव से उसे समझ आ गया दोनों के स्ट्रेंथ का गैप कितना असल है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक स्नाइपर राइफल से एक पतली लकड़ी को शूट करना आसान और सीधा। जैंगी ने अपना दायां हाथ नीचे कर लिया और जेन युआनजी का बड़ा शरीर हवा में हिलने लगा। उसने अपने सीने को अपने दाएं हाथ से दबा लिया और खाली नजरों से जैंगी को देखता रहा। काफी देर बाद उसके चेहरे पर एक कड़वा और शर्मिंदा एक्सप्रेशन आया। शुक्रिया। जैंगी का अटैक उसके दाएं सीने को छेद कर गया था, लंग्स को छोड़कर। यह सिर्फ एक पेनिट्रेटिंग वुंड था जो उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। ये सिर्फ एक वार्निंग थी। अगर जैंगी उसकी जिंदगी लेना चाहता तो वो मूव उसके लिए काफी था। जैंगी ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा मिशन पूरा हो गया। चाहे यहाँ कुछ भी हो, तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अब जाओ। जेन युआनजी के होठ हिले, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। यह दुनिया वही है जहां सिर्फ स्ट्रेंथ की इज्जत होती है। तुम हार गए हो, अब कुछ कहने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने आप को जलील करोगे। आखिर में उसने एक गहरी सांस ली और अपना बड़ा सुपरनैचुरल रूप लेकर पत्थरों पर सवार होते हुए वैली ऑफ नो ट्रेस से निकल गया। जाते जाते उसने लॉन्ग मिंग गार्ड्स को हुक्म दिया, सब लोग तुरंत पीछे हट जाओ। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जैंगी को गुस्सा दिलाएगा और बेकार कैजुअलिटीज होंगी। जैंगी के रिएक्शन को देखकर यह क्लियर था, वो बदले के लिए गुस्सा नहीं था, बल्कि काम होकर अपने लिए इंसाफ मांग रहा था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। केओस को रोकना मुश्किल है जब तक शेंजिंग अपना खून पसीना ना बहा दे। जेन युआनजी ने सर हिलाकर आर्म्ड हेलीकॉप्टर में तुरंत वापस का रुख लिया। काफी देर तक सोचने के बाद उसने फाइनली किन किगान को एक मैसेज भेजा। कॉल कनेक्ट होने पर उसने जानबूझकर अपने सीने के खून को दिखाया। किन शुआई, मैं केओस को रोकने में फेल हो गया। उसकी करंट स्ट्रेंथ बहुत ही टेरिफाइंग है। मैं उसके सामने बिल्कुल मैच नहीं कर पाया। जोंग यूए ने एक मजबूर और बेचारी सी शक्ल बनाई और साथ ही 2 कमजोर खांसी भी कर डाली। किन किगान का चेहरा बहुत ही अगली लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। आखिर कौन एक्सपेक्ट करता कि सिर्फ आधे साल में वो इतना ग्रो कर जाएगा। उसने सिर्फ एक इंसान में ऐसी रैपिड ग्रोथ देखी थी, और वो थी होतू, जिसे पूरे शेंजिंग रीजन के रिसोर्सेज से कल्टीवेट किया गया था। लेकिन जैंगी तो एक लोन वुल्फ है जो सिर्फ अपने दम पे रिलाई करता है। क्या इसका मतलब है कि उसकी टैलेंट गुआन लॉन्ग यूए से भी ज्यादा है? क्विन किगान अब और सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में बस 2 शब्द घूम रहे थे, पछतावा। क्विन किगान के एनॉयड चेहरे को देखकर जोंग यूए खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्विन शुआई, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे रीजन ने आखिर केओस के साथ ऐसा क्या किया था? उसने जैंगी से मुलाकात की थी और जानता था कि वो कैसा इंसान है। वो हमेशा कॉशियस रहता है, बिना वजह रिस्क नहीं लेता और छोटी सी प्राइड के लिए कभी भी मीनिंगलेस कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता।
वरना क्या वो ली चेंगोंग की बार बार प्रोवोकेशन इतने दिनों तक झेलता? ऐसे इंसान कभी भी शेंजिंग रीजन के खिलाफ नहीं जाएगा जब तक उन्हें कॉर्नर में धकेल ना दिया जाए। क्विन कीगान लंबी देर तक साइलेंट रहा। उसके चेहरे पे स्ट्रगल क्लियरली दिख रही थी। आखिर में उसने हेल्पलेसली शाय निकाला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर कोई गलती है तो वो सिर्फ ये कि मैंने उसकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया। थियोरेटिकली क्विन कीगान का अप्रोच गलत नहीं था। हाक्शाओ स्टेट के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का सुप्रीम कमांडर होते हुए उसके पास पूरा हक था कि वो अनस्टेबल फैक्टर को हटा दे। और कौन इमेजिन कर सकता था कि केओस, जो शुरू में जोंग युए जैसा था, इतने कम वक्त में एक ऐसा टेरिफाइंग कैरेक्टर बन जाएगा जिसे होतू भी सप्रेस करने मुश्किल समझ रही होगी। ये सिचुएशन वैसी ही थी जैसे एक लॉटरी टिकट खरीदना जिसमें सब सेम नंबर हो और फिर ग्रैंड प्राइज जीत जाना। लेकिन अफसोस क्विन कीगान ऐसी प्रोबेबिलिटी के साथ टकरा गया। अब उसका मन कर रहा था कि खुद को 2 थप्पड़ मार ले, लेकिन जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ जैंग यी ने वोयू वैली की पूरी सर्च कंप्लीट कर ली थी, पर वो हमेशा अपने तरीके से काम करता था। चाहे अब वो शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट से डेप्ट वसूल कर रहा हो, लेकिन वो कभी भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाता। उसने सिर्फ वो युआनशी वेन्स उठाए जो उसके सामने क्लियरली दिख रहे थे। जो गहरी जमीन के अंदर या मुश्किल जगह छुपी थी, उनको उसने इग्नोर कर दिया। आखिर वो सिर्फ डेप्ट कलेक्ट कर रहा था, रिलेशन तोड़ने नहीं आया था। किसी को सिर्फ दर्द तक मारना ठीक है, पर उन्हें डेड तक धकेलने की जरूरत नहीं है। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना कोई नहीं करना चाहता। लेकिन जाने से पहले उसने युएलोंग सिटी भी विजिट किया और गाओ तुआनवू के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वेयरहाउस का पूरा स्टॉक लूट लिया। जोंग युए अब जैंगी को रोकने की हिम्मत नहीं करता था। युएलोंग सिटी के 10,000 से ज्यादा ड्रैगन विंग गार्ड्स और ऑर्डिनरी सोल्जर्स पूरी तरह से आर्म्ड खड़े थे, पर वो सिर्फ देखते रहे। उनके सामने जैंगी ने वेयरहाउस का दरवाजा खोला और सारी युआनशी और अपने साथ ले गया। तुम्हारे हार्डवर्क के लिए थैंक यू। जैंगी ने सब कंप्लीट करने के बाद स्माइल के साथ सोल्जर्स की तरफ हाथ हिलाया। सोल्जर्स के हाथ में गन्स तो थी, पर वो जैंगी पर पॉइंट करने की हिम्मत नहीं कर पाए, सिर्फ अपने सीने के सामने पकड़कर खड़े रहे। जैंगी के फ्रेंडली एक्सप्रेशन को देखकर सबके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट आ गई। आज के लिए बस इतना ही, अपने हाथ पॉकेट्स में डालकर जैंगी कामली बोला, पर याद रहे ये सब टेम्पररी इंटरेस्ट है जो मैंने कलेक्ट किया है। मेरा मैसेज शेंजिंग के सीनियर ऑफिशियल्स तक पहुंचा देना। जो मुझ पे अटैक करेगा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, शेंजिंग जाना मेरे लिए डेंजरस है, इसीलिए मैं वहां नहीं आऊंगा, लेकिन मैं एक स्पेस बेस्ड एलियन हूँ। मेरे लिए ट्रैवल करना बहुत ईजी है। अगर शेंजिंग के लोग फ्यूचर सिटी से बाहर निकले, जैंगी के होठों पे एक आइसी स्माइल आई, तो उन्हें बस एक प्रे करना होगा कि उनकी मुलाकात मुझसे ना हो। ये कहकर जैंगी आसमान की तरफ देखता है। इस वक्त शेंजिंग में क्विन कीगान और बाकी सीनियर ऑफिशियल्स के सामने जैंगी की बातें और एक्सप्रेशंस बिल्कुल वैसे के वैसे ट्रांसमिट हो रहे थे। सबके चेहरे उतर गए। उन्हें हेड ऑन कन्फ्रंटेशन से डर नहीं था, पर जैंगी ने कब कहा कि वो उनसे सामने से फाइट करेगा। शेंजिंग रीजन में होतू और क्षितिगर्भा के अलावा बाकी सब क्या इंसान नहीं है? वोयू वैली में जैंगी ने युआनशी माइंस का बड़ा स्टॉक लूट लिया। इस ऑपरेशन ने शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट को 1 साल तक रिसोर्स शॉर्टेज में ढकेल दिया था। अब पहले जैसे बड़े डोम्स बना के हीटिंग देना मुश्किल होगा और डेली एनर्जी यूसेज को भी पुराने लेवल पे लाना पड़ेगा। जैंगी ने सब कुछ सोच समझ के किया। शेंजिंग को पूरी तरह बर्बाद नहीं किया, लेकिन वहाँ के लोगों को असली दर्द महसूस करवा दिया। लोगों को हमेशा अपने एक्शंस के प्राइस चुकाने पड़ते हैं। उस रात जैंगी ब्लिज़र्ड सिटी लौट गया। ना हेवनली सी सिटी गया, ना ही वहाँ के 3 बड़े बेसेस को कुछ बताया। उसके बिना डेथ ऑफ लव का थ्रेट एग्जिस्ट ही नहीं करता और ब्लिज़र्ड सिटी में रहना सबसे सेफ ऑप्शन है। यहाँ अगर गॉड ऑफ लव दुनिया के किसी कोने में एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले खबर जैंगी को ही मिलेगी। इस दौरान डैंग शेंगतोंग खुद इन्फो लेके उससे मिलने आया। जैंगी, क्या इस मामले का मुझसे कोई लेना देना है? डैंग थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था। आखिर नियॉन ट्रिप के लिए जैंगी को इनवाइट करने वाला वही था। शिंगताओ में जो टर्मोइल हुआ वो भी डैंग का ही प्लान था, पर क्विन कीगान ने ब्लेम जैंगी पर डाली। अच्छा है तू ये समझ गया, अब एक लिस्ट बना और मुझे कंपनसेशन ऑर्गेनाइज करके दे। जैंगी ने डैंग से लेजी टोन में कहा, लेकिन दिल से वो डैंग को ब्लेम नहीं करता।
लेकिन अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो भी उसका लोन वुल्फ एटीट्यूड दूसरे रीजनल फोर्सेस को चुपता। अगर जू जंग के पास जैंगी को रिप्लेस करने की पावर होती तो सबसे पहले वो ही चाहता कि जैंगी गायब हो जाए। डैंग ने अपनी नाक छुई और थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर बोला, पर अगर ये डेडलॉक ऐसे ही चलता रहा तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जैंगी ने उसके तरफ देखा। किसी ने तुझे यहाँ लॉबी करने भेजा है। डैंग ऑकवर्डली मुस्कुराया। डैंग फैमिली का भी शेंजिंग में कनेक्शन है, तू समझ ही गया। जैंगी ने कामली कहा, मैं कोई अनरीजनेबल इंसान नहीं हूँ, पर इस बार पहले अटैक शेंजिन ने किया। अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो लोग मुझे सॉफ्ट परमिशन समझेंगे। डैंग ने पूछा, तो तुझे किस रिजल्ट से सेटिस्फैक्शन मिलेगा? जैंगी ने सर हिला दिया, मुझे नहीं पता। डैंग एक सेकंड के लिए स्पीचलेस हो गया। कम से कम कोई कंडीशन तो हो, तभी बात आगे बढ़े। अगर तू कह रहा है तुझे पता ही नहीं क्या चाहिए, तो बात करने का क्या फायदा? जब तक मुझे पता नहीं क्या चाहिए तब तक वो लोग अपने कंडीशंस देंगे, तब मुझे पता चलेगा क्या नहीं चाहिए। जैंगी ने एक कॉर्नर स्माइल दी। सोफा पे रिलैक्स्ड होके जोकीर की सर्विस एंजॉय करता रहा। ये सब मेरे हेडेक के टॉपिक्स नहीं है। उसके बाद जैंगी ने कोई मूव नहीं किया। जो कहना था वो ऑलरेडी खत्म कर चुका था। इस इंसिडेंट के बाद शेंजिंग रीजन के टॉप ऑफिशियल्स ने लगातार कई दिन तक इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई। एक ब्लैक चैरियट लेवल एलियन टाइम और स्पेस का डुअल एट्रीब्यूट्स के साथ जैंगी चाहे तो सिर्फ 2 मिनट में शेंजिंग सिटी के किसी भी कोने में अपीयर हो सकता है। अगर वो चाहे तो पूरे सिटी के एंट्री एग्जिट को ब्लॉक कर सकता है। अब तक किसी को मारा नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस एक डोमिसल की तलवार बन चुकी है, हर सिटीजन्स के सर पर लटकी हुई। लोग अनईजी हैं और शेंजिंग की लीडरशिप ने फाइनली हार मान ली। हाक्शा किंगडम के सबसे प्रेस्टिजियस लोगों को ब्लिजर्ड सिटी भेजने का डिसीजन लिया गया जैंगी से बात करने के लिए। जैंगी को अपने टेरिटरी में मीटिंग रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वैसे भी मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स मोस्टली ओल्ड फ्रेंड्स ही थे। नॉर्थ वेस्ट रीजन एम्परर गॉ ली चेंगोंग, नॉर्थ ईस्ट रीजन लू दाओजन हान शांजो, ईस्ट चाइना सी रीजन क्विंगलोंग जू जियालोंग, शेंजिंग रीजन जेन युआनजी जोंगयुए, साउथ वेस्ट रीजन एक एल्डरली लिविंग बूढ़ा वांगबो शांगजी। पार्टिसिपेंट्स कम थे, लेकिन हाक्शा स्टेट के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे। ये बताता है कि शेंजिंग ने जैंगी का गुस्सा शांत करने के लिए कितना बड़ा प्राइस दिया है। कमांड सेंटर ब्लिजर्ड सिटी के सेंट्रल जोन में मीटिंग सेट हुई। जैंगी ने अपना गियर रेडी किया, अपनी कंडीशन बेस्ट लेवल पे लाई। अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हुआ तो वो फुल कॉम्बैट मोड में जा सकता है। लाइफ एंड डेथ बैटल का चांस कम था, लेकिन जैंगी कभी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करता। प्रेप कंप्लीट करने के बाद सबको शैडो स्पेस में ले गया और यान्युन वे के गाइडेंस में मीटिंग रूम में एंटर किया। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला, फैमिलियर फेसेस सामने आए। जैंगी ने हल्का सा स्माइल दिया, हाथ उठाया। सब लोग, काफी टाइम हो गया। ली चेंगोंग मिलिट्री यूनिफॉर्म में आर्म्स फोल्डेड एकदम अपराइट बैठा था। उसने जैंगी को कोल्ड नॉट दिया। हान शांजो ने कैजुअली हाथ उठाया। ओए लड़के, काफी टाइम हो गया तुझे देखे। सुना है आजकल काफी मस्त चल रहा है तेरा सब कुछ। हाँ, जैंगी ने चकल किया। सर्कुलर टेबल के पास गया और अपनी सीट ले ली। जोंगयुए ने टेबल पे हाथ फोल्ड किया और सीरियस टोन में बोला, केओस, हम सब यहाँ आए हुए हैं ताकि इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट थोड़ा ठंडा हो सके। तू ऑलरेडी शेंजिंग से काफी युआनशी ओर्स ले चुका है, अब रुक जा। इंटरनल फ्रिक्शन हाक्शा कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। जैंगी ने उसकी तरफ देखा और कामली पूछा, मुझे ये जानना है, होतू को मुझ पे अटैक करने का ऑर्डर किसने दिया? किन किगान था? जोंगयुए ने आईब्रोज फॉरो किया, काफी देर तक हेजिटेट किया, फिर वेग टोन में बोला, तू भी पूरी तरह से इनोसेंट नहीं है। साउथ वेस्ट रीजन और नियॉन ट्रिप, तू किसी को रिपोर्ट किए बिना गया, बाहर ट्रबल क्रिएट किया और हाक्शा कंट्री को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। केओस, तुझे पता है तू बुरा नहीं है, लेकिन तू इम्पल्सिव है। जैंगी ने काम रिप्लाई दिया, तो अगर मैं रिपोर्ट करता तो सब ठीक होता? जोंगयुए ने सोचा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। जैंगी के दोनों एक्शंस ने मैसिव क्राइसिस प्रिवेंट किए थे, बेनिफिट्स क्लियरली आउटवे करते थे। थ्योरी तो यही कहती है। जैंगी ने स्नीयर किया, ओह, तो मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया? तुम कह रहे हो गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने तुमसे हेलो नहीं बोला? उसने हाथ स्प्रेड किए, और इस वजह से किन किगान ने होतू को मुझ पे अटैक करने भेज दिया?
ग्लूटोइन ऑफ हेल, जो हजारों मील दूर से भी मार सकता है। तुम्हारा नाम तो सुना था, पर कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये मेरे ऊपर गिर जाएगा। जोंग यूए ने जल्दी से क्लैरिफाई किया, मैं जानता हूं तू बुरा नहीं है, पर तू हाक्शाओ कंट्री का एपिसलोन है। तेरा हर मूव पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तू एक लोन वुल्फ है और तुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बहुत ही डेंजरस चीज है। जैंगी की आंखों में ठंडक आ गई। वो टेबल के ऊपर झुक गया, हाथ क्रॉस किए। जोंग यूए की आंखों में घूरते हुए धीरे से बोला, अनरिस्ट्रेन्ड पावर डेंजरस होती है ना? जोंग यूए तुरंत हाँ में सर हिलाया। हाँ, वही कहना चाहता था मैं। जैंगी ने हल्की सी स्माइल दी। तो हो तू की पावर क्या है? तुम में से कोई उसे कंट्रोल कर सकता है? उसने तो बिना किसी हेजिटेशन के मुझे टारगेट किया। कभी सोचा था कि मुझे कन्विंस करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर मेथड यूज कर सकते? जोंग यूए एक सेकंड के लिए चुप हो गया, क्योंकि हो तू तो शेंजिंग की पैटर्न सेंट है। एक अल्टीमेट वेपन, उसे कौन कंट्रोल करेगा? किन किगान भी उससे रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर नहीं दे सकता। जोंग यूए ने सोचा तो उसे अपने ही वर्ड्स हॉलो लगने लगे। मैं दूसरों के लिए स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट करता हूं कि खुद उन पे खरा नहीं उतरता। जैंगी ने हाथ स्प्रेड किए। तो देखा, सब कुछ सिंपल है। जिनके पास पावर है वही गेम खेल सकते हैं। जिसका पंच बड़ा उसकी बात चलेगी। जोंग यूए के साइलेंट होने पर ली चेंगोंग भी बोल उठा, ठीक है केओस, इस बार उन्होंने हद कर दी, पर तू भी शेंजिंग को उसकी प्राइस चुकवा चुका है। अब इस मैटर को खत्म करते हैं, ओवरऑल सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए। जैंगी के चेहरे पे सार्केज्म की झलक आ गई। ली चेंगोंग तो शेंजिंग सर्कल का बंदा है, ऑब्वियसली उनका साइड लेगा। ओवरऑल सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। तो जब तू अपनी स्ट्रेंथ दिखा के नॉर्थ वेस्ट के ओल्ड कमांडर को हटा रहा था, तब क्या ओवरऑल सिचुएशन याद थी? तू खुद एक वेस्टेड इंटरेस्ट है और मुझे लेक्चर दे रहा है। ली चेंगोंग का एक्सप्रेशन तुरंत ऑकवर्ड हो गया। उसकी असली आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी थी। तू क्या चाहता है? अगर बात हाथ से निकल गई तो किसी का भी फायदा नहीं होगा। जैंगी ने कोल्ड स्माइल दी, सोफा पे बैक लीन किया, लेजी टोन में बोला, मुझे सिर्फ अपने लिए जस्टिस चाहिए। जिसने मुझे अटैक किया उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं शेंजिंग के साथ पीसफुली काम कैसे करूंगा? हान शांजो की आंखें फट गई। ये तो सैवेज है। तू होतू पे अटैक करेगा क्या? ये बंदा टफ है। जोंग यूए ने सर हिलाया, केओस, ये इम्पॉसिबल है। होतू तो शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशन है, उसे टच भी नहीं किया जा सकता। जैंगी ने कामली पूछा, तो सवाल ये है, मेरा उससे कोई पर्सनल ग्रज नहीं था, फिर उसने मुझ पे अटैक क्यों किया? क्विनलॉन्ग ने सडनली रियलाइजेशन फेस पे लाई। तू उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसने होतू को ये करने को कहा। और इस पॉइंट पे सबको क्लियर हो गया वो कौन था। जोंग यूए ने फिर से सर हिलाया, जैंगी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तू समझ रहा है ना, ये रिक्वेस्ट इम्पॉसिबल है। जैंगी ने हाथ स्प्रेड किए, ये तुम लोगों का हेडक है। टेबल पे पहला बार तुमने किया था और ग्लूटोइन ऑफ हेल का ब्लेड मेरे गले पे रखा था। तो अब मेरी स्वॉर्ड ऑफ डोमेसल्स शेंजिंग के हर सिटीजन के गले पे लटकेगी। जब तुम मुझे बुरा बनने को कह रहे हो, पहले ये सोचो, अगर ये सब तुम्हारे साथ होता क्या तुम मेरे जैसे काम रह पाते? सच तो ये है, मैंने काफी रिस्ट्रेन दिखाया है। शेंजिंग को शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये बंदा मैं हूँ, जैंगी। जैसे ये वर्ड्स गए, ली चेंगोंग और बाकी सबके दिमाग में एक ही थॉट आया, अगर होतू ने अपना लॉन्ग रेंज एबिलिटी चला दिया तो क्या होगा? सोच के ही पीठ पे ठंडी पसीने की धार आ गई। होतू की एबिलिटीज काफी लोगों ने देखी नहीं, पर उसका बैटल रिकॉर्ड सबको याद है। 2 साल पहले एक एपिसलोन लेवल एलियन को एक ही मूव में मार दिया था, हजारों माइल दूर, माउंटेन्स और ओशंस के पार, और स्टिल वो एक इंस्टेंट किल था। अगर ये एबिलिटी उन पे टारगेट हुई तो चाहे मरे या ना मरे, सीरियसली इंजर्ड जरूर हो सकते हैं। और अगर उसी वक्त रीजन में कोई मेजर इंसिडेंट हुआ तो फेटल इम्पैक्ट हो सकता है। जैंगी ने सबके एक्सप्रेशन पढ़े और एक कंटेम्प्टियस स्माइल दी। जब छुरी तुम्हारे ऊपर नहीं गिरती तो ऑब्वियसली दर्द महसूस नहीं होता, पर मैं आज यहाँ अपने वर्ड्स छोड़ रहा हूँ। मुझे जस्टिस या ओवरऑल सिचुएशन की बातें मत सुनाओ। मैं जैंगी यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप आया हूँ अपनी मेहनत से। जब मैं हेवनली सीसिटी के 20 मिलियन डेड बॉडीज के पाइल से जिंदा निकला था, तब तुम्हारा ओवरऑल सिचुएशन कहाँ था? जब मैं भूखा, ठंडा और हर दिन मौत के साए में जी रहा था, तब तुम्हारा ओवरऑल सिचुएशन कहाँ था? जैंगी ने टेबल पर हाथ मारा, वॉइस शार्प हो गई।
मैं जैंगी एक नोबडी हूँ, मुझे ब्रॉड विजन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना पता है, जो बंदा मुझे अच्छी लाइफ जीने नहीं देगा, मैं भी उसे जीने नहीं दूंगा। स्पीच खत्म करते ही जैंगी खड़ा हो गया। बस जो कहना था कह दिया, अब रिप्लाई का वेट है। चेयर को एक किक मारी और निकलने लगा। उनसे आर्ग्यू करना बेकार था। ये लोग सिर्फ बड़े प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, असली पेन समझते ही नहीं। केओस, ली चंगोंग ने टेबल पे हाथ मारा, हार्श टोन में चिल्लाया, मुझे पता है तू अब स्ट्रांग हो गया है, पर ज्यादा एरोगेंट मत हो। अगर हम सब एक साथ तुझ पे चढ़ गए तो तू सबको नहीं मार पाएगा। जैंगी एक सेकंड के लिए रुक गया, टर्न किया और सबको एक प्लेफुल एक्सप्रेशन के साथ देखा। लिविंग बुद्धा वैंग बो ने हाथ उठाया, अमित बाह, मुझे लड़ना काटना पसंद नहीं, दोनों शांत हो जाओ। हान शांजो ने भी जल्दी से सर हिलाया, नहीं भाई, हम फाइट में वीक नहीं है, पर सच में इसकी जरूरत नहीं है। जैंगी कामली बोला, ये ब्लफ मत करो, जो असली डिसीजन मेकर है वो यहाँ है ही नहीं। और ये कह के जैंगी मीटिंग रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद ली चेंगोंग ने कोल्ड स्नॉट दिया और चेयर पे वापस बैठ गया। अभी अभी जैंगी के साथ जो आई कांटेक्ट हुआ, उसमें उसे लगा जैसे एक टाइगर उसे घूर रहा हो। एक्सपेक्ट नहीं किया था, सिर्फ आधे साल में उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई। जोंग यूए को एक मूव में हरा दिया। मेरा कॉम्बैट पावर सिर्फ 18,000 है और उसका कम से कम 20,000। शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट से जो पैसा मिल रहा है वो आसानी से नहीं मिलने वाला। पर जो कहना था कह दिया, अब मुझे कोई ब्लेम नहीं करेगा। रूम में सिर्फ जोंग यूए के चेहरे पे टेंशन थी। जैंगी डिटरमाइंड था, या तो किन किगान या हाउ तू को इस इंसिडेंट का कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो पूरे शेंजिंग रीजन में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक आएगा। जोंग यूए इस बार आया था, पर एंड में किन किगान का दिया हुआ टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। जैंगी ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया, शेंजिंग को एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा, मास्टरमाइंड को छोड़ने का सवाल ही नहीं। और अब जोंग यूए भी समझ गया था, जैंगी के पास ये बात कहने का पूरा हक है। उसने दिल से एक हेल्पलेस शाय लिया और लास्ट अटेम्प्ट छोड़ दिया। इंस्टेड पूरे सच के साथ रिपोर्ट शेंजिंग को भेज दी। ली चेंगोंग और बाकी लोग भी परसुएड करने आए थे, लेकिन जैंगी का एनिमी बनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सुपरफिशियल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद सब अपने अपने रीजन्स लौट गए। शेंजिंग साइड टॉप मैनेजमेंट में एक और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कई दिन के इंटेंस कंसल्टेशन के बाद किन किगान ने खुद रेजिग्नेशन फाइल कर दिया। ये मेरी काम की गलती थी, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अगर केओस को किसी से जवाब चाहिए तो वो मैं हूँ। किन किगान ने हाई लेवल मीटिंग में हेल्पलेस टोन में कहा। मीटिंग रूम में बैठ के शेंजिंग के असली डिसीजन मेकर से एक दूसरे की तरफ देखे, फिर साइलेंटली सर हिला दिया। अगर किन किगान खुद स्टेप डाउन कर रहा है तो ये सबके लिए एक्सेप्टेबल आउटकम था। जैंगी को इस वक्त सिर्फ एक चीज चाहिए थी, शेंजिंग का एटीट्यूड। ये उनके लिए एक वे आउट भी बन सकता था। जैंगी के बिहेवियर से क्लियरली दिख रहा था, उसने शेंजिंग रीजन पे कोई क्रेजी अटैक नहीं किया था। वो यू वैली हो या शुएलोंग सिटी, उसने कभी किसी शेंजिंग सिटीजन को नहीं मारा। अगर तुम ऐसे सोचते हो तो ये बहुत अच्छा है, एक सफेद बालों वाला ओल्ड मैन बोला, शेंजिंग का एक पावरफुल फिगर, किन किगान से भी सीनियर। तभी किसी ने पूछा, पर कीगॉन के जाने के बाद उसकी जगह कौन लेगा? रूम में जो अंकल आंटीज बैठे थे सब ओल्ड जनरेशन के लोग थे। वो सिर्फ मेजर डिसीजंस के वक्त सामने आते थे। डेली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट उनके लिए टीडियस है, ना टाइम है ना एनर्जी। इसीलिए क्विन किगान जैसे यंग ब्लड की जरूरत है। क्विन किगान ने थ्रोट क्लियर किया, मैं अभी भी शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट का सुप्रीम कमांडर हूँ, तो क्या मैं अपने सक्सेसर के लिए एक रिकमेंडेशन दे सकता हूँ? सीनियर ऑफिशियल्स ने एक दूसरे की तरफ क्वेश्चनिंग नजर डाली। क्विन किगान ने कामली बोला, मुझे पता है मैन युआन जुन मेरी जगह ले सकता है। नाम सुनते ही काफी लोगों के चेहरे पे एक सडन क्लैरिटी आ गई। मैन युआन जुन और क्विन किगान एक ही जनरेशन के थे, कभी राइवल्स कभी कोलैबोरेटर्स, और मैंग युआन जुन की कैपेबिलिटीज अनडिनाइबली सॉलिड थे। लेकिन सब लोग क्विन किगान की तरफ कंफ्यूज नजर से देखे। कन्वर्सेशन के हिसाब से कोई अपने पुराने राइवल को सक्सेसर रिकमेंड नहीं करता। क्विन किगान ने एक फेंट थोड़ा बिटर स्माइल दिया, वक्त बदल गया है। अगर ये पीस टाइम होता तो मैं कभी नहीं चाहता कि वो मेरे ऊपर आए, पर अब दुनिया भर से रैपिड चेंजेस हो रही है। हाक्शाओ कंट्री किसी भी वक्त बड़े चैलेंजेस फेस कर सकता है। सुप्रीम कमांडर का रोल किसी ऐसे बंदे को मिलना चाहिए जो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके
उसके डिसीजंस सिर्फ शेंजिंग तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, पूरी दुनिया के लिए होनी चाहिए। एक ओल्ड मैन ने सर हिलाया। तू सही कह रहा है, इतनी मैच्योरिटी दिखाना रेयर है। हम मेंग युआनजुन के नाम को सीरियसली कंसिडर करेंगे। 3 बड़े शेंजिंग रीजन से न्यूज आई, क्विन किगान ने ऑफिशियली रेजिग्नेशन दे दिया, केओस के अगेंस्ट एक्शन लेने का प्राइस चुकाते हुए। रिवरसाउथ डोमेन के हाईएस्ट कॉम्बैट फोर्स के खिलाफ मूव करना और उसका फॉल आउट अब क्लियर था। जैंगी ने ये न्यूज सुनी और एक डीप रिलीफ महसूस किया। सबसे अच्छा आउटकम यही था, बिना किसी लार्ज स्केल कन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन। जैंगी भी खुद थोड़ा सरप्राइज था। उसने तो स्टार्टिंग में इंटेंशनली हाई प्राइस डिमांड किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्विन किगान एक्चुअली पावर छोड़ देगा। उसका गोल सिर्फ ये था कि मैक्सिमम लिवरेज मिल जाए। यांग शिनशिन ने जैंगी के लैप में बैठ के स्माइल किया, ब्लैक स्टॉकिंग्स में रैप्ड अपने वाइट काफ्स को स्विंग करते हुए। बिल्कुल सेंस बनता है भाई, तू अब हाक्शाओ किंगडम का स्ट्रैटेजिक एसेट बन चुका है। जैंगी ने फेंट स्माइल दिया। हाँ, मुझे ये सब समझ आता है, पर यह उम्मीद नहीं किया था कि वो अपने हाथ से पावर छोड़ देगा। यांग शिनशिन ने बोला, ये सब करंट सिचुएशन का रिजल्ट है, अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है। किन किगान और जू जंग सिर्फ एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो ग्रुप के इंटरेस्ट को हर्ट करते हैं तो नेचुरली उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तभी लियांग यू, जो लॉन्ग मिंग को होल्ड कर रही थी, काफी वरीड लग रही थी। जैंगी ने उसका एक्सप्रेशन देखा, चीक पे हाथ रखा और कामली पूछा, लियांग यू क्या हुआ, इतना सैड क्यों लग रही हो? लियांग यू ने जैंगी की तरफ देखा और फिर यांग शिनशिन और बाकी सब की तरफ और एक हैवी शाई लिया। मुझे समझ नहीं आता, क्विन किगान जैसे इंसान ने इतना एक्सट्रीम डिसीजन क्यों लिया? जैंगी समझ गया, वो रेजिग्नेशन की बात नहीं कर रही थी, वो होतू के अटैक के बारे में बात कर रही थी। जैंगी ने सुना और लाइटली स्माइल किया। ये दुनिया एक जायंट मेकशिफ्ट टीम है। जो लोग तुझे फ्लॉलेस और हाई लेवल लगते हैं वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसने फैटिशू की तरफ पॉइंट किया, जो थोड़ा दूर गेम खेल रहा था। देखो, फैटिशू जैसा बंदा अब रिवरसाउथ डोमेन का एक लेजेंडरी फिगर बन चुका है। जो लोग उसे पर्सनली नहीं जानते वो सोचते होंगे कि ये बंदा बड़ा फियरलेस वॉरियर होगा, क्योंकि उसने मेरे साथ हर छोटी बड़ी बैटल फेस की है। लेकिन असली सच क्या है? फैटिशू ने इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ अपना सर उठाया। सबसे पहले मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया। जैंगी ने उसकी तरफ आई रोल किया। जाके अपनी मैन गर्लफ्रेंड के साथ गेम खेल। ओके बॉस। फैटिशू खुशी से साइड में भाग गया। जैंगी ने लियांग यू की तरफ देखा और बोला, सेम चीज है, क्विन किगान के अराउंड एक हैलो है। जो लोगों को लगता है कि वो बड़ा वाइज और पावरफुल है, हर डिसीजन अल्ट्रा स्मार्ट होगा, पर सच ये है स्मार्टेस्ट लोग भी कभी कभी गलती करते हैं। उसने स्माइल किया, हाथ स्प्रेड किए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो मेरी असली स्ट्रेंथ को समझता ही नहीं। जैंगी के एक्सप्लेनेशन से लियांग यू के चेहरे पे एक एनलाइटमेंट का ग्लो आ गया। तो मतलब हमें किसी के हेलो से मिसलीड नहीं होना चाहिए, है ना? आखिर में हम सब लोग नॉर्मल ही तो हैं। जैंगी ने सर हिलाया, फिर उस बंदे की तरफ देखा जो रिप्लाई का वेट कर रहा था। शेंजिंग को बता दो, मैं उनके वाइस डिसीजन से काफी सेटिस्फाइड हूँ। ये मैटर यहीं खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में हम मिलके काम करेंगे। चलो मिलके हाक्शाओ को एक हार्मोनियस, प्रॉस्पेरस और पावरफुल कंट्री बनाते हैं। शेंजिंग से भेजा गया क्लर्क एक फॉनिंग स्माइल के साथ आया, हाथ रब करता हुआ बोला, मिस्टर केओस, अब जब शेंजिंग ने आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दिया है तो क्या आप वो युआनशी वेन्स वापस दे सकते हैं जो आप पहले ले गए थे? नहीं दे सकता, जैंगी ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया। क्या मजाक है, जो चीज एक बार उसके हाथ में आ गया वो वापस नहीं जाती। क्लर्क का चेहरा एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, पर वो हार नहीं माना। अगर आप आधा भी वापस कर दे तो चलेगा। आपने एक ही बार में इतना ले लिया जो शेंजिंग ने पिछले 3 साल में माइन किया था, उससे भी ज्यादा। जैंगी उसके पास आया, शोल्डर पे एक फ्रेंडली थप दिया। तेरा मेरा क्या, हम सब हाक्शाओ कंट्री के सिटीजन्स हैं, सब देश के लिए काम कर रहे हैं। युआनशी मेरे पास हो या शेंजिंग के पास, बात एक ही है। मेरे दोस्त, तुझे अपना विजन थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। फिर जैंगी ने क्लर्क के प्लीडिंग लुक को इग्नोर किया और उसे सीधा बाहर निकाल दिया। क्विन किगान तो ऑलरेडी रिजाइन कर चुका है। युआनशी माइंस का इश्यू पे अब कोई फॉल आउट नहीं होने वाला। इस बार जैंगी ने बड़ी कमाई की। खुशी से सबको साथ लिया, जू जंग को गुड बाय बोला और हेवनली सी सिटी वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी।
लेकिन रिवरसाउथ डोमेन के सैटेलाइट कंट्रोल राइट्स वापस देने का कोई इरादा नहीं था। जैंगी रूम से बाहर आया और हेज भरे ब्राइट स्काई की तरफ देखा। स्नोफ्लेक्स अब भी गिर रहे थे और ऊपर का एंडलेस डीप स्पेस एक अनईजी फीलिंग दे रहा था, जैसे कभी भी कोई जायंट गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव ऊपर से गिर सकता है। इस इम्पैक्ट को सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा, जैंगी ने सॉफ्टली कहा। यांग शिंगचिन ने उससे बोला, भाई इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम दुनिया के किसी भी लॉन्च साइलो की मूवमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं। रिएक्ट करने के लिए भी काफी टाइम होगा। जैंगी ने अपने आईब्रोज रब की, पर यह काफी नहीं है। चाहे हम एडवांस प्रिडिक्शन कर ले, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि हेवनली सी सिटी का बेस किसी और के अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाए। ये थॉट ही अनकंफर्टेबल लगता है। फिर उसने साइड में देखा। उसकी चीफ मैकेनिक और एक लौती मैकेनिकल एक्सपर्ट लू कैरन ओबिडेंटली उसके पीछे खड़ी थी। शॉर्ट हेयर, ब्लैक डाउन जैकेट विथ वाइट फर एजेस, एकदम क्रिस्प लुक। उसका छोटा सा फेस एकदम एक पाम जितना फेयर और टेंडर, और फिर भी वो 30 किलो का मशीनरी बेयर हैंड से मूव कर लेती है। सोचना मुश्किल है। कैरन, तुम्हारा रिसर्च का क्या अपडेट है? मैंने प्रपोज किया था कि हेवनली सी सिटी को एक जायंट फोर्ट्रेस में कन्वर्ट करे। क्या फीजिबल है? लू कैरन के चेहरे पे एक्साइटमेंट का ग्लो आ गया। भाई ऑलरेडी प्लान में है। शेल्टर की आउटर वॉल 6 बार रिप्लेस कर चुकी हूँ। बेसमेंट अब स्मॉल लव डेथ ऑफ गॉड के इम्पैक्ट को झेल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, बैरियर स्टोन का एडिशन एलियन अटैक्स के अगेंस्ट हाईली इफेक्टिव है। बैरियर स्टोन, वो रेयर मेटल जो चैंगी ने साउथ वेस्ट रीजन के नैश किंगडम के अंडरग्राउंड रूइन से निकाला था। नैश किंगडम पुराने ज़माने के लाइफस्टाइल में जीता है, लेकिन उनके पास एक ऐसी मटेरियल मास्टरी है जो एलियन एबिलिटीज़ को डिसरप्ट कर सकती है। जैंगी और उसकी टीम ने वहाँ काफ़ी सफ़र किया था और इसी वजह से वो मटेरियल उसके दिमाग में चिपक गया। जैंगी ने काफ़ी क्वांटिटी वापस लाई और लू कैरन को रिसर्च के लिए दे दिया। रिजल्ट सुन के जैंगी ने सेटिस्फैक्शन से सर हिलाया। बहुत बढ़िया, फोर्टिफिकेशन को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना होगा। उसने एक गहरी सांस ली, मसल्स टेंस हुए। मुझे लगता है एक दिन हमसे भी ज़्यादा पावरफुल एनिमी सामने आएगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एब्सोल्यूट अनब्रेकेबल डिफेंस। तभी मुझे रियल सिक्योरिटी फील होती है। जैंगी ने प्लान बना लिया। अगर फ्यूचर में सोर्स ऑफ गॉड या स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस जैसे चीज़ें मिलती है तो वो लू कैरन के लिए होंगी। उसकी कॉम्बैट एबिलिटी मैटर नहीं करती। मुझे सिर्फ दुनिया का सबसे सॉलिड शेल्टर चाहिए। ग्लूमी स्काई, स्नोई विंड, मिलिट्री एयरपोर्ट ऑन हाई अलर्ट। एयर में एक ठंडी मर्डरस टेंशन फैल गई। रोड के दोनों साइड पे लॉन्गमिंग गार्ड्स यूनिफॉर्म कॉम्बैट में स्पेशल वेपन्स के साथ एकदम जैवलिन जैसे स्ट्रेट खड़े थे। इंडोर एयरपोर्ट का गेट ओपन है। एक मैसिव F-37 एयरक्राफ्ट सिगार जैसे पार्क्ड, टेक ऑफ के लिए रेडी। स्नो स्टॉर्म के बीच एक वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन ग्रे ग्रीन मिलिट्री कोट में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। ये बंदा शेंजिंग रीजन का 3 साल तक रूलर अब पावर से निकल चुका है, लेकिन उसके चेहरे पे लोनलीनेस नहीं बल्कि एक स्ट्रेंज कामनेस है। गार्ड्स उसे एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं। पोस्ट रेजिग्नेशन वो निंगचेंग जा रहा है, शेंजिंग के एज पर एक कोल्ड रिसोर्स स्टार्व्ड जोन। शेंजिंग के टॉप ब्रास ने उसके लिए कंफर्टेबल रिटायरमेंट प्लान किया था सेकंड लाइन पे शिफ्ट होने के लिए, पर क्विंकीगान सिर्फ फंसा। दुनिया अभी भी पोस्ट अपोकलिप्टिक केओस में है। मेरा दिल अभी साइलेंस एक्सेप्ट नहीं करता। उसने खुद ही रिक्वेस्ट किया। निंगचेंग जाके उस ठंडे और कठिन जगह को रीबिल्ड करेगा। एयरपोर्ट पे आते ही गार्ड्स उसका सूटकेस उतार रहे थे, प्लेन के लिए रेडी। तभी एक और डायरेक्शन से एक आदमी आया, लंबा पतला मिडिल एज्ड, क्विंकीगान के जितना उम्र का, लेकिन विजिबली यंगर लग रहा था। ये था मैन युआनजुन, जो अब स्पेशल पीरियड में शेंजिंग रीजन का सेकंड सुप्रीम कमांडर बन चुका है। दो पुराने दोस्त और पुराने राइवल्स फिर से आमने सामने आए। क्विंकीगान के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल थी, जबकि मैन युआनजुन का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। ये देख के पास खड़े गार्ड क्वाइटली कुछ स्टेप्स पीछे हट गए। दोनों एक दूसरे की तरफ चले। क्विंकीगान ने अपना राइट हैंड एक्सटेंड किया। कांग्रेचुलेशन लाओ मेंग, अब से तू शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट का हेड है। दोनों के हाथ स्ट्रॉन्ग और फर्म टाइट ग्रिप में मिले। मैन युआनजुन ने कहा, जब सुना कि तूने मुझे रिकमेंड किया तो पहले भरोसा ही नहीं हुआ। क्विंकीगान के चेहरे पे एक डीप लेयर्ड स्माइल आई। तू फ्यूचर में समझेगा मैंने ऐसा क्यों किया। मैन युआनजुन ने आईब्रोज रेस किए।
मत सोच कि मुझे नहीं पता, ये कुर्सी इतनी आसान नहीं है। ये पीसफुल टाइम नहीं है। हाक्शाओ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रंट्स पे प्रेशर फेस कर रहा है और सुप्रीम कमांडर को हर एंगल से सोचना पड़ता है। कुनकुगान हंसा। क्या हुआ, डर लग रहा है? तू मजाक कर रहा है, मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। मैन युआनजुन ने चकल किया, फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, पर ऑनेस्टली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू कभी कंफ्यूज्ड भी हो सकता है। उसने कुनकुगान की तरफ मीनिंगफुली देखा, जैसे कह रहा हो, मैं समझ गया हूँ, पर मैं भूलूंगा नहीं। मैंग युआनजुन ने फाइनली बात क्लियर कर दी। वो डायरेक्टली कुनकुगान के अनऑथोराइज्ड होतू अटैक पे रिफर कर रहा था। उसने हाथ स्प्रेड किए और बोला, एपिसलॉन एक कंट्री का हाईएस्ट कॉम्बैट लेवल होता है। एक स्पेस बेस्ड वेपन उसके सामने कुछ नहीं, और तू उनके बीच फाइट प्रोवोक कर रहा था। यह स्टुपिडिटी, ये बेवकूफ़ी है। कुनकुगान ने स्नीयर किया। मैन युआनजुन, हाँ मैं हार गया इस बार, पर याद रख, जो आदमी मांगता है गॉड वही देता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने अपना प्राउड हेड उठाया, आंखों में अब भी एरोगेंस था। मेरा एपिसलॉन जजमेंट सही था। कंट्री को बैलेंस चाहिए, एक इंसान का सोलो डोमिनेंस अलाउड नहीं हो सकता। हीरोज कभी कभी लॉ तोड़ते हैं। स्ट्रेंजर्स के पास भी इमेंस पावर होती है और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करने लगते हैं। तू जब प्रमोट होगा तब ये सब और डीपली समझेगा। मैन युआनजुन कुछ देर साइलेंट रहा, फिर स्माइल किया और सर हिलाया। मैं तुझसे अलग हूँ। कुनकुगान ने तुरंत पूछा, क्या फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच में? क्या तेरे पास कोई बेटर मेथड है उन अनरूली लोगों को कंट्रोल करने का? मैंग युआनजुन ने काम स्माइल के साथ बोला, तू अब भी और पहले भी एक ही प्रॉब्लम से सफर करता है। चाहे मैटर कितना भी बड़ा हो, तू सब कुछ खुद हैंडल करना चाहता है। तू दूसरों की एबिलिटीज पे ट्रस्ट नहीं करता। शायद हम दोनों अब ओल्ड हो गए हैं। अगर हम सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे तो कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। कुनकुगान ने उससे डीपली देखा। तू कहना क्या चाहता है कि मैं उन पे ट्रस्ट नहीं करता? तू किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। मैन युआनजुन ने मीनिंगफुली कहा, हम में से कोई नहीं जानता फ्यूचर कैसा होगा। क्या हमारा पुराना एक्सपीरियंस आज के वर्ल्ड के लिए रेलेवेंट है? तू चाहता है कि ऑर्डर रीस्टोर हो, सब कुछ वापस प्री अपोकलिप्स जैसा हो जाए, पर तू भूल गया। सब कुछ ऑलरेडी वापस चला गया है पुराने केओस में। कुनकुगान का दिल एक सेकंड के लिए हिल गया। एक पुराना दोस्त, एक पुराना राइवल, सिर्फ एक सेंटेंस में उसके अंदर की सच्चाई एक्सपोज कर गया। वो जैंगी जैसे यंग लोगों से डर रहा था। उनका अनरीस्ट्रेन्ड फ्लैशी नेचर उसे लगता था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। शायद इसी वजह से उसने जैंगी के अगेंस्ट एक्शन लिया। कुनकुगान की आंखों में कंफ्यूजन आ गया। क्या वो सच में अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए एक्ट कर रहा था और जो वो ग्रेटर गुड समझ रहा था वो सिर्फ एक इल्यूजन था? मैंग युआनजुन ने शोल्डर पे एक पैट दिया। जब तू निंगचेंग पहुंच जाए, थोड़ा टाइम ले और इस बात पे सोचना। वक्त बदल रहा है और हमें भी बदलना चाहिए। चेंज से डरो मत, तभी तू इस वर्ल्ड में ट्रूली इंटीग्रेट कर पाएगा। फिर वो टर्न करके चला गया। उसके जाने के बाद कुनकुगान के गार्ड्स क्वाइटली पास आए। एक डेज्ड साइलेंट कुनकुगान को सपोर्ट किया। कुनशुआई, चलिए। कुनकुगान ने कुछ नहीं कहा। ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ गार्ड्स की मदद से प्लेन के गेटवे पे चढ़ गया। उसकी बैक एक पल में जैसे 10 साल बूढ़ी हो गई हो। शेंजिंग के साथ जैंगी का कन्फ्लिक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन सब जानते हैं एक बार क्रैक पड़ जाए तो पैच होने के बाद भी स्कार्स छुपते नहीं। ये इंसिडेंट जैंगी के लिए भी एक वार्निंग था। सिर्फ तभी तू काम रह सकता है जब तू खुद काफी स्ट्रांग हो। सेफ्टी के लिए कभी किसी और पर डिपेंड मत करना। उसने अपने बिलीफ को और पक्का किया। मुझे अपना खुद का सेफ किंगडम बनाना है हेवनली सी सिटी में। मुझे किसी पर रिलाई नहीं करना। जो भी एक्सटर्नल क्राइसिस आए मैं खुद फेस कर सकता हूँ। जैंगी ने सबको हेवनली सी सिटी वापस ले आया। इस बार वो खुद कंस्ट्रक्शन का लीड ले रहा था। लू कैरन फोर्ट्रेस बिल्ड कर रही थी, शेल्टर को सेंटर बना के। स्कोप अब सिर्फ शेल्टर तक लिमिटेड नहीं था, सराउंडिंग एरियाज तक एक्सपैंड हो रहा था। सेफ जोन बढ़ रहा था। एडो ट्रिप ने जैंगी को ये रियलाइजेशन करवा दिया। उसके पास लोग कम थे, सिर्फ लियांगयू और कुछ और लोग बैटल असिस्ट कर सकते थे। लेकिन जब लार्ज आर्मी सामने हो तो लॉसेस इजी हो जाते हैं। ईवल बॉय का स्ट्रेंथ मैक्सिमम 16,000 था, पर एडो सिटी के 5 लाख लोगों की सपोर्ट से वो जैंगी के लिए थ्रेट बन गया था। नोमैडिक वर्ल्ड स्टाइल में जैंगी ने अपना कंटेम्प्ट हटा दिया ऑर्डिनरी लोग और लो लेवल एलियंस के लिए।
इवन हाई लेवल म्यूटेंट्स वॉर में लो लेवल म्यूटेंट्स भी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और अगर क्वांटिटी ज्यादा हो तो बैटलफील्ड का बैलेंस भी शिफ्ट हो सकता है। जैंगी ने डिसाइड किया अपना खुद का एलियन आर्मी बनाएगा। फुइंग प्रोजेक्ट का क्रिएटर यांग शिनशिन होगी। ट्रेनिंग ग्राउंड शेल्टर से 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट एक पुराने केमिकल फैक्ट्री पे बेस्ड म्यूटेंट स्कूल। फर्स्ट बैच 30 स्टूडेंट्स का होगा। हेवनली सीसीटी के सबसे स्किल्ड और क्वालिफाइड प्लेयर्स। नोटेबल नेम्स थे जियाओ होंगलियन, फॉर्मर सर्वाइवल बेस लीडर, शिंगटियान लू दहाई। अगर ट्रेनिंग अच्छी हो तो ये लोग वाइस कैप्टन या कैप्टन लेवल एलियंस बन सकते हैं। इंस्ट्रक्टर्स बैली चंकिंग वूदी, जैंगी के ट्रस्टेड ट्रेनर्स। प्रिंसिपल यांग शिनशिन, ओवरऑल ट्रेनिंग प्लस सबसे क्रिटिकल ब्रेन वॉशिंग की जिम्मेदार। जैंगी का मंत्र स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मेरी ऑर्डर्स को बिना क्वेश्चन किए फॉलो करे, अपनी जान की कीमत पर भी, सिर्फ वही मेरे काम का है। पावरफुल ट्रेटर्स जो ओबे नहीं करते वो सिर्फ ट्रबल लाते हैं। ट्रेनिंग मेथड यान्यून वे स्टाइल, फॉर्मर और इलाइट होगा। फिजिकल फिटनेस, वेपन्स, क्लोज कॉम्बैट, स्पेशल स्किल्स। गोल है बेसिक एबिलिटीज प्लस पर्सनल पावर दोनों को एलिवेट करना। जैंगी के सपोर्ट में डैंग्स टेक्नोलॉजी जो उसने सालों में कल्टीवेट किया था अब फुल फोर्स से पिच कर रहा है। उन्होंने मैच्योर जेनेटिक ड्रग्स प्रोवाइड किए ताकि फुइंग ट्रेनीज अपनी स्ट्रेंथ रैपिड पेस से बूस्ट कर सके। जो सबसे आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स थे उन्हें सेंटीपीड फार्म से मिल रहा है सेंटीपीड ओरिजिन। ये एक रेयर बायो एनहांसर है, एलियन ग्रेड म्यूटेशन ट्रिगर करता है। रिसोर्सेस फुइंग ट्रूप्स के पास हाक्शाओ कंट्री के सबसे बेस्ट एसेट्स हैं, इवन रीजनल इन्वेस्टिगेशन टीम से भी ज्यादा एडवांस्ड। फर्स्ट बैच के 30 ट्रेनीज का स्ट्रेंथ लेवल एकदम लीप कर गया। जो सबसे टैलेंटेड थे उनका एबिलिटी इंडेक्स 7000 तक पहुंच गया। ये एक सीरियस कॉम्बैट थ्रेशोल्ड है कैप्टन क्लास म्यूटेंट्स के लेवल पर। ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल नहीं थी, कल्चरल कोर्सेज भी मैंडेटरी थे। लेकिन ये कोई नॉर्मल ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं था, ये फुल ब्लोन स्टैंडर्ड ब्रेन वॉशिंग सर्कुलम था। टीचर माओ वेंजन, वो बिजनेसमैन जिसे जैंगी ने यानलू आइलैंड से रेस्क्यू किया था, अब वो आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग का लीड इंस्ट्रक्टर है। लॉयल्टी स्कल्पचर इन चीफ।